लक्षद्वीप में 97% मुसलमान आबादी, कश्मीर में 96% मुसलमान आबादी, लद्दाख में 46% मुसलमान आबादी। लेकिन फिर भी इन राज्यों में जिनको असल में बहुसंख्यक होना चाहिए था, वो जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक का दर्जा पाती है। और हिंदुस्तान के तकरीबन 10 राज्यों में 2% से लेकर के 12% तक की आबादी रखने वाले हिंदू बहुसंख्यक का दर्जा पाते हैं और उसी तरीके से उनको सुविधाएं मिलती हैं। बहुसंख्यक मुसलमानों को या अन्य धर्मों को अल्पसंख्यकों की सुविधाएं मिलती हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं या अन्य धर्मों को बहुसंख्यक के कानूनों के हिसाब से चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। नौकरियों में आरक्षण मिलता है और तमाम सरकारी कामकाज इसी परिभाषा के हिसाब से होता है। लेकिन अब बात उठ रही है कि इस शोषण पर रोक लगाई जाए और अल्पसंख्यक की जो मूल परिभाषा है उसके आधार पर राज्यवार अल्पसंख्यक तय किए जाएं। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने संविधान में दिए गए अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि भाषाई और धर्म के आधार पर जिनकी संख्या जहां कम होगी उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा और इसके लिए राज्यों को विशेषाधिकार भी दिए गए। अब अल्पसंख्यक तो सरकार बना नहीं सकते हैं राज्यों में, और खास करके ऐसी स्थिति में जब वो अल्पसंख्यक महज 2 से 3% के हों। और उसी का नतीजा है कि साल 1947 से लेकर के 2022 तक असल में जिनको अल्पसंख्यकों की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल रही हैं, बल्कि बहुसंख्यक नहीं अति बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिल रही हैं। और इसको लेकर के तमाम जो मानवाधिकार और अन्य तरीके के संगठन हैं उन्होंने ना कभी सवाल उठाया ना कुछ उस पर बात करना जरूरी समझा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो मुखर तरीके से हैं वो भारतीय जनता पार्टी एक नेता हैं अश्विनी उपाध्याय, वक्त बेवक्त अलग अलग तरीके के पीआईएल लगाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लगातार अर्जियां दाखिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा और उस हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बहुसंख्यक आबादी है उनको भी उनसे जो है वो तमाम सुविधाएं छीनी जानी चाहिए जो बीते 70 सालों से संविधान की आत्मा के विरुद्ध उनको दी जा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या 70 वर्षों से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी को एक षड्यंत्र के तहत या जैसे भी कहें जानबूझ करके उन सुविधाओं से वंचित रखा गया है जिसके वो असल हकदार थे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से लक्षद्वीप में महज 2.5% हिंदू हैं, जबकि अल्पसंख्यक घोषित जो मुसलमान हैं उनकी आबादी 96.58% है। वहीं संयुक्त जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 28.44% है, जबकि मुस्लिमों की 68.31% है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 96% से ज्यादा मुसलमान हैं। फिर भी जो आजाद और लोकतांत्रिक हिंदुस्तान है जहां बिना किसी भेदभाव के कानून बनाया जाता है, वहां 70 वर्षों से लोकतांत्रिक सरकारों ने इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा है। और इसी तरीके से मिजोरम में हिंदू 2.7% है, जबकि अल्पसंख्यक का दर्जा जो प्राप्त ईसाई हैं वो 87% से भी ज्यादा है। नागालैंड में हिंदू 8.75% हैं, ईसाई तकरीबन 88% हैं। इसके अलावा मेघालय में हिंदू 11.5% हैं और ईसाई तकरीबन 74.5% हैं। अरुणाचल और मणिपुर में भी अल्पसंख्यक ईसाइयों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। आबादी के हिसाब से पंजाब में भी हिंदू बेहद कम है, यहां हिंदू 38.4% हैं, जबकि सिख जनसंख्या 57.69% है। और जबकि वहां पर भी सिखों को जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है और हिंदुओं को बहुसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। अश्विनी उपाध्याय की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की गुहार लगाई है कि वो केंद्र सरकार को आदेश दे कि इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। अब सवाल उठता है कि इतने दिनों से यह मामला अटकता क्यों रहा? क्या केंद्र सरकारों को यह बात नहीं पता है या फिर राज्य सरकारों को यह बात नहीं पता चलती है, या तमाम जो आयोग हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कोर्ट की व्यवस्था है हमारे यहां, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस बात की इस तरीके के अधिकार उन लोगों से छीने जा रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको पूरी तरह की जानकारी है। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़े आडंबर का हिस्सा है जो बीते 70 सालों से इस हिंदुस्तान में साल हर साल अधिक मजबूती के साथ हमारे साथ चिपकता चला जा रहा है। बाकी अब ये चर्चा में आया है तो अच्छी बात है, कुछ बेहतर परिणाम निकले और संविधान की आत्मा को बचाया जा सके। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने यहां पर अल्पसंख्यक आबादी की पहचान कर सकती हैं और उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। यानी कि केंद्र सरकार ने अपने मत्थे की जो मुश्किल थी वो जो है राज्य सरकारों के मत्थे पर डाल दी है। यही आज तक होता आया है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हलफनामे में कहा है कि किसी राज्य में कोई समुदाय धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बहुत दिन से कॉपी पेस्ट परिभाषा चल रही होती है, यही चल रही है। और एक बार फिर से केंद्र की सरकार जो भारत की वर्तमान में है उसने भी यही परिभाषा दोहरा दी है। अब ये चर्चा कब शुरू हुई? चर्चा तब शुरू होती है जब भाजपा के नेता हैं और वकील भी हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर के कहा था कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं की जगह वहां के स्थानीय बहुसंख्यक समुदायों को ही अल्पसंख्यक हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक होने की अहर्ता की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत केंद्र ने 1993 में 5 समुदायों जिनमें मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इनको अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था, यानी पहचाना था और उसके बाद सूचीबद्ध किया गया था, जो कि राष्ट्रीय स्तर के पैमाने पर आधारित है। लेकिन अब मांग है कि राज्य स्तर पर इसका आकलन नए सिरे से किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में हिंदू के बहुसंख्यक होने से मिजोरम के 2.5% हिंदू आबादी को ना कोई फायदा मिलता है, ना उससे कोई फर्क पड़ता है, ना उनकी स्थिति परिस्थिति में कोई परिवर्तन आता है। अगर आपको इसके रेफरेंस पर बात करें, इस पर गंभीर चर्चा कब हुई और बड़ा मुद्दा कब बना, तो वही टीएमए पई जो मामला था जो 2002 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद 30 है उसके प्रयोजनों के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य के आधार पर माना जाना चाहिए, ना कि एकीकृत रूप से उनको केवल देश के आधार पर माना जाना चाहिए। उसके आधार पर कहा गया था कि राज्य भी अपने क्षेत्र में किसी भी समुदाय को धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। अगर इस परिभाषा को माने तो अगर इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो यह कठिन फैसला नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति इस व्यवस्था का भी बंटाधार करती हुई नजर आती है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर जिन राज्यों में जो समुदाय जिसकी आबादी कम है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज करने का आग्रह किया कि यह ना तो आम लोगों और ना ही देश के हित में है। सरकार ने कोई तार्किक बात नहीं कही, सिर्फ देश का हित नाम लिया और उसके बाद इस मामले को खारिज करने की अपील कर डाली। इसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय और मामले में जो याचिकाकर्ता भी हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए घोषित योजनाओं का लाभ दिए जाने पर आपत्ति जताई, क्योंकि वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू बेहतरीन एकदम नीचे वाले दर्जे के अल्पसंख्यक हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी सिख ऐसी ही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और सिख बहुसंख्यक हैं। और इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप में ईसाइयों को अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ दिए जाने का विरोध भी कर रहे हैं, जहां पर ईसाई समुदाय 80% से ज्यादा की जनसंख्या के साथ में बहुसंख्यक है। अब ये एक पक्ष हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल क्या है, केंद्र सरकार के साथ मुश्किल क्या है, वो लगातार एक देश एक कानून की बात करते रहते हैं। अब अगर केंद्र सरकार मुखर होकर के इस बात की सहमति करती है, इस बात की बात करती है कि जो राज्यों के आधार पर अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का दर्जा बनाया जाएगा तो फिर जो एक देश एक कानून की बात है वो उनके लिए ड्रॉबैक बनेगा और उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनका जो वो तर्क है एक देश एक कानून का, वो तर्क कमजोर पड़ सकता है। अब क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट में बहस चलेगी इस पर और तमाम तर्क दिए जाएंगे। हालांकि अभी भी इस मुद्दे को उतनी गंभीरता के साथ कम से कम देश भर में बातचीत इस पर नहीं की जा रही है, लेकिन यह बातचीत करने का विषय है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसी के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन राज्यों के वार अगर देखा जाए तो वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या केंद्र की भाजपा सरकार इस पर एक्शन ले पाएगी, क्या उस पर वो खुल करके बात कर पाएगी? अश्विनी उपाध्याय भले मुखर होकर के एक तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार का हलफनामा हम देखें तो वो लगातार इस चीज की बात कर रही है कि ये देश हित में नहीं है, राज्य जैसा मर्जी चाहे कर लें। और इसमें भी एक चीज है कि 6 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें काम कर रही हैं, उसके बावजूद जब केंद्र की भाजपा सरकार कह रही है कि राज्यों में इस तरह का कानून होना चाहिए, तो पहल करके भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का कोई भी कानून लेकर के नहीं आ रही है। अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। पहली खबर पंजाब से, चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इसका ऐलान चंडीगढ़ में किया था।
अब पंजाब में केंद्र के इस कदम की जमकर के आलोचना एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित हैं भगवंत मान, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से थोप रही है। ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावनाओं के खिलाफ है। पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा। इसके अलावा एक खबर झारखंड से, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने 3 साल की कैद सुनाई है। सीबीआई ने 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में ने मांडर के विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज यह फैसला सुनाया है। तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ है। 6.5 लाख रुपए के आसपास का आय से अधिक संपत्ति का उनका मामला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्ताधीन जो दल है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई और जो खबर आई है उसके मुताबिक टीएमसी के विधायक असित मजमूदार और भाजपा के नेता जो है मनोज तिग्गा, उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। इसमें दोनों ही घायल हो गए हैं। इस मामले में स्पीकर ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के 5 विधायकों को अगले बजट सत्र तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एक और खबर कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या करी है। दरअसल अगर आपको इसके पीछे की कहानी बताएं तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए उस पर सहमति प्रदान की थी। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद वर्क फ्रॉम होम का लाभ किसी महिला कर्मचारी को तभी दिया जा सकता है जब ऐसे कर्मचारी को सौंपे गए कार्य की जो प्रकृति है वो घर से उसकी आधिकारिक नौकरी करना संभव बनाती हो। न्यायमूर्ति आर देवदास ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के तहत एक इकाई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च सेंटर में एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर अवकाश से राहत देने से इनकार करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि जो मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 की धारा 5/5 में संदर्भ दिया गया है, उस प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद घर से काम करने जैसे मातृत्व लाभ तभी केवल दिए जा सकते हैं जब उन महिलाओं को सौंपे गए कार्य की प्रकृति ऐसी हो जो उस काम को घर से करना संभव बनाती हो। एक बार फिर से इस पर चर्चा बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम के हम बढ़ चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत ओशो की तरफ से है। ओशो कहते हैं कि अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ में, हम चाहते तो सच देखना है लेकिन फिर भी किसी मुद्दे को लेकर के या हम असहमत हो जाते हैं या सहमत हो जाते हैं। सहज मानवीय गुण है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें और आप सच में देखना चाहें तो आपको सहमति और असहमति से परे उठ करके सच की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के जनता जंक्शन शो में हमने तमाम बातें करी। खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।